फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल टेकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना देर के हुए आज का अगला टॉपिक। आज का जो टॉपिक होने वाला है वह रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वह है पाचन तंत्र का पार्ट सेकंड। पिछले पार्ट में हमने 42 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भली भांति कर लिया था। आज हम इसके अगले पार्ट अर्थात 43 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हुए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का अगला टॉपिक। सो फ्रेंड, पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, अर्थात वह क्या चीज़ है जिसकी उत्पत्ति का कार्य यकृत करता है। ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी श्लेष्मा या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फ्रेंड, बात की जाए वह जिसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है वह है आपका यूरिया, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरिया। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका होने वाला है कि ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किसमें जमा होता है। बात कीजिए ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन कहाँ पर जमा होता है। ऑप्शन ए प्लीहा में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी अमाशय में या फिर ऑप्शन डी अग्नाशय में। तो फ्रेंड, बात की जाए ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन का शरीर में जो जमा होता है वह आपका होता है यकृत में, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाए, यकृत। अर्थात बात कीजिए ग्लूकोज जिसका जमाव ग्लाइकोजन के रूप में होता है तो यह यकृत में होता है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस, जिसे हम यकृत नेक्रोसिस भी कहते हैं, उसको पैदा करने का कार्य होती है। ऑप्शन ए कॉपर के कारण, ऑप्शन बी लेड धातु के कारण, ऑप्शन सी मरकरी के कारण या फिर ऑप्शन डी जिंक के कारण। तो फ्रेंड, बात की जाए कॉपर धातु के कारण, किसके कॉपर धातु के कारण इसकी विषाक्तता जो होती है वह यकृत सिरोसिस पैदा करती है, जो कि आपका ऑप्शन ए है या कॉपर धातु। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात इसी के कारण यकृत सिरोसिस पैदा होता है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है। अर्थात बात कीजिए मनुष्य में जो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन होता है वह किसके द्वारा होता है, अर्थात वह किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए हृदय को प्रभावित करता है, ऑप्शन बी फेफड़े को प्रभावित करता है, ऑप्शन सी वृक्क को प्रभावित करता है या फिर ऑप्शन डी यकृत को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड, बात की जाए मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन अर्थात एफ्लाटॉक्सिन खाद्य पॉइजनिंग जो होता है वह यकृत को प्रभावित करता है, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया और यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात इसके द्वारा प्रभावित होने वाला जो शरीर का अंग है वह है आपका यकृत अर्थात लीवर। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया है हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। अब बात कीजिए हेपेटाइटिस की, तो हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला मानव शरीर का अंग कौन सा है यह आपको कमेंट में करके बताना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसका आंसर आप सब स्वयं कमेंट में देंगे। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है। बात कीजिए पीलिया, तो पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है। ऑप्शन ए मस्तिष्क में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी गुर्दा में या फिर ऑप्शन डी प्लीहा में। तो फ्रेंड, बात कीजिए पीलिया, तो पीलिया रोग का जो संक्रमण होता है वह यकृत के कारण होता है, जो कि आपका ऑप्शन बी है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात यकृत में संक्रमण हो जाने के कारण ही हमें पीलिया रोग हो जाता है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है, अर्थात शरीर का वह कौन सी ग्रंथि या अंग है जिसके द्वारा पित्त की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी पित्ताशय या फिर ऑप्शन डी तिल्ली। तो फ्रेंड, बात की जाए कि वह शरीर के कौन सी ग्रंथि जिसके द्वारा पित्त उत्पादित होता है तो वह आपका होता है यकृत, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड, आपको कमेंट करके बताना है कि शरीर के किस अंग में पित्त जमा होता है। क्या उत्पादित तो यकृत से होता है, लेकिन ये जमा कहाँ होता है इसको आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि पित्त कहाँ संग्रहित होता है। देखिए प्रश्न पूछ ही लिया गया कि पित्त कहाँ संग्रहित होता है। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी गुर्दे में, ऑप्शन सी पित्ताशय में या फिर ऑप्शन डी तिल्ली में। तो फ्रेंड, बात कीजिए पित्त का जो संग्रहण होता है वह होता है पित्ताशय में, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं।
सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरह का कार्य करती है। अर्थात बात कीजिए मानव शरीर का वह अंग या ग्रंथि कौन सी होती है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरह का कार्य करती है। ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी पीयूष या फिर ऑप्शन डी थायराइड। तो फ्रेंड, बात कीजिए मानव शरीर का वह अंग या ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरह के कार्य करती है वह आपका हो जाएगा अग्नाशय, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अर्थात मानव शरीर की अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरह का कार्य करती है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। अर्थात वह ग्रंथि कौन सी है जो इंसुलिन बनाती है। ऑप्शन ए तिल्ली है, ऑप्शन बी यकृत है, ऑप्शन सी अग्नाशय है या फिर ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि है। तो फ्रेंड, बात की जाए कि वह ग्रंथि जो इंसुलिन बनाने का कार्य करती है वह आपका है अग्नाशय, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया और यही इसका राइट आंसर जो है अग्नाशय। तो अग्नाशय के कौन कौन से कार्य हो गए। पहला कार्य आपका यही होगा कि यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं और दूसरी यह इंसुलिन बनाने का कार्य करती हैं। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न वही है लेकिन दूसरे तरह प्रकार से पूछ लिया गया है। तो आप सब जानते हैं कि मानव शरीर का वह अंग जो इंसुलिन, जहाँ से इंसुलिन का स्राव होता है अर्थात जो इंसुलिन बनाने का कार्य भी करता है, तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका अग्नाशय, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं होती हैं। जो अमाशय ग्रंथियां होती हैं उनमें जो पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं होती हैं वह क्या होती हैं। ऑप्शन ए वह अम्ल कोशिकाएं होती हैं, ऑप्शन बी वह भित्तीय कोशिकाएं होती हैं, ऑप्शन सी वह मुख्य कोशिकाएं होती हैं या फिर ऑप्शन डी वह कलश कोशिकाएं होती हैं। तो फ्रेंड, बात की जाए अमाशय ग्रंथियों की जो पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं होती हैं वह मुख्य कोशिकाएं होती हैं, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया और ये इसका राइट आंसर जो मुख्य कोशिकाएं। बात की जाए अगर अमाशय ग्रंथियों की जो पेप्सिन स्रावी ग्रंथियां होती हैं वह क्या कार्य करती हैं, वह मुख्य कोशिकाएं अर्थात महत्वपूर्ण कार्य निभाती हैं पेप्सिन के स्राव करने में। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है। तो वह शरीर का कौन सा पाचन अंग है जिसमें अम्ल एसिड इकट्ठा होता है। ऑप्शन ए अमाशय में, ऑप्शन बी छोटी आंत में, ऑप्शन सी अपेंडिक्स में या फिर ऑप्शन डी कोलोन में। तो फ्रेंड, बात की जाए निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है, तो बात कीजिए वह पाचन अंग जिसमें अम्ल एकत्रित होता है या अम्ल होता है तो वह आपका हो जाएगा अमाशय, जो कि आपका ऑप्शन ए है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा अमाशय। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में होता है। तो वह रस अर्थात वह अम्ल या एसिड कौन सा है जो अमाशय में स्थित होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड या फिर ऑप्शन डी स्कॉर्बिक एसिड। तो फ्रेंड, बात की जाए वह अम्ल जो अमाशय रस में होता है तो वह हो आपका हाइड्रोक्लोरिक, जिसे हम HCl भी कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन ए है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा HCl। ये भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मवेशी घास निकलने के उपरांत उसमें संग्रहित करते हैं, क्या संग्रहित करते हैं। ऑप्शन ए प्रथम अमाशय में, ऑप्शन बी भोजन नलिका में, ऑप्शन सी छोटी आंत में या फिर ऑप्शन डी लाल ग्रंथिया में। तो फ्रेंड, बात कीजिए मवेशी घास निकलने के उपरांत उसमें संग्रहित करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रथम अमाशय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बात की जाए मवेशी जो घास निगलते हैं अर्थात घास खाने के बाद जो पेट में जाता है उसका संग्रहण कहाँ पर होता है, तो वह प्रथम अमाशय में उसका संग्रहण होता है। प्रश्न पूछने का तात्पर्य बस यही है। तो चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो वह कौन सा अम्ल है, ये पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए वह एसिटिक एसिड है, ऑप्शन बी वह पेथेनोइक एसिड है, ऑप्शन सी वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर ऑप्शन डी वह सिट्रिक एसिड है। तो फ्रेंड, उपरोक्त प्रश्न में आपने देखा ही कि जो अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है वह कौन सा होता है, वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया। अब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आसंजित श्लेष्माभ, जिसे हम एडहेरेंट म्यूकॉइड भी कहते हैं, तो यह क्षारीय पदार्थों द्वारा अमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होता है। ऑप्शन ए मंड, जो कि स्टार्च कहते हैं, का पाचन होता है। ऑप्शन बी
जीवाणुओं का नाश होता है। ऑप्शन सी श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है, या फिर ऑप्शन डी विषाणु संक्रमण पर रोक लगाती है। तो फ्रेंड बात की जाए आसंजित श्लेष्माग्म, जिसे हम क्या कहते हैं, एडहेरेंट म्यूकाइड भी कहते हैं, क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है, जो कि आपका ऑप्शन सी है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कि श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है। क्या होता है कि श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है, अर्थात वह कौन सा भाग है जहाँ पर पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं। ऑप्शन ए ग्रसनी है, ऑप्शन बी कंठ है, ऑप्शन सी ग्रास नली है, या फिर ऑप्शन डी श्वास नली है। तो फ्रेंड बात की जाए शरीर का वह भाग जहाँ पर पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं, वह आपका हो जाएगा ग्रसनी, जो कि आपका ऑप्शन ए है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रसनी, अर्थात ग्रसनी में ही पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया आहार नाड़, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज होता है, ऑप्शन बी ग्लैक्टोज होता है, ऑप्शन सी माल्टोज होता है, या फिर आइसोमाल्टोज होता है। तो फ्रेंड बात कीजिए आहार नाल, क्या जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, वो स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। तो वह स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है, वह ग्लूकोज है, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात बात कीजिए एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च के पाचन में जो अंतिम उत्पाद होता है वह ग्लूकोज होता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑप्शन बी ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन सी कार्बन पाया जाता है, या फिर ऑप्शन सी नाइट्रोजन पाया जाता है। तो फ्रेंड बात की जाए जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वह है आपका ऑक्सीजन, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। बात कीजिए आहार में जो लवण की उपयोगिता है वह क्या है। ऑप्शन ए जल में भोजन के कणों की विलयकता को बढ़ाने में, ऑप्शन बी भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, ऑप्शन सी पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, या फिर ऑप्शन डी भोजन को स्वादिष्ट बनाना। तो फ्रेंड बात कीजिए आहार में जो लवण का मुख्य उपयोग होता है वह है आपका भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह ऑप्शन ए अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, ऑप्शन बी बाजार में सस्ता होता है, ऑप्शन सी सुपाच्य होता है, या फिर ऑप्शन डी खाने में स्वादिष्ट होता है। तो फ्रेंड बात की जाए पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि यह अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया क्या है कि गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। अर्थात बात की जाए वह जो गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें अर्थात जो कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उसमें किस चीज़ की प्रचुरता मतलब अधिकता होती है जिसके कारण वह कैंसरजनक होते हैं। ऑप्शन ए वसा के कारण, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन के कारण, ऑप्शन सी पकाने के तेल के कारण, या फिर ऑप्शन डी निकोटीन के कारण। तो फ्रेंड बात कीजिए गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उसमें वसा की अधिकता होती है। किसकी वसा की अधिकता होती है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया कि अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है। ऑप्शन में मुख्य ग्रहिका की, ऑप्शन बी जठर की, ऑप्शन सी क्षुद्रांत्र की, या फिर ऑप्शन डी बृहदांत्र की। तो फ्रेंड बात कीजिए अम्लीय जो श्रवण होती है वह जठर की विशेषता है। किसकी, जठर की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को भी देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। अर्थात बात कीजिए जो पाचन क्रिया होती है उसमें जो प्रोटीन प्राप्त होता है वह किस पदार्थ में बदल जाता है बाद में। ऑप्शन ए वह वसा अम्ल में बदल जाता है, ऑप्शन बी वह ग्लूकोज में बदल जाता है, ऑप्शन सी वह एमिनो एसिड में बदल जाता है, या फिर ऑप्शन डी वह यव शर्करा जिसे हम माल्टोज भी कहते हैं उसमें बदल जाता है। तो फ्रेंड बात कीजिए पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है यह बदल जाता है एमिनो एसिड में, जो कि आपका ऑप्शन सी है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। अर्थात पाचन क्रिया में जब प्रोटीन का पाचन होता है तो वह एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। ऑप्शन ए लिपिड के लिए होती है, ऑप्शन बी प्रोटीन के लिए होती है, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट के लिए होती है, या फिर ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है। तो फ्रेंड बात कीजिए एमिनो एसिड की आवश्यकता हमें होती है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वही एमिनो एसिड होता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्थ अनिवार्य माना जाता है। ऑप्शन ए वेलिन, ऑप्शन बी हिस्टिडीन, ऑप्शन सी मेथाइओनिन, या फिर ऑप्शन डी ल्यूसीन। तो फ्रेंड बात की जाए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका हिस्टिडीन। क्या हो जाएगा? हिस्टिडीन, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात बात की जाए हिस्टिडीन या एमिनो अम्ल जो मानव पोषण के लिए अर्थ अनिवार्य माना जाता है वह हिस्टिडीन होता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। ये एक प्रकार का एमिनो एसिड ही है, अर्थात प्रोटीन है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। अर्थात बात कीजिए जो मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है वह क्या है। ऑप्शन ए क्षारीय है, ऑप्शन बी अम्लीय है, ऑप्शन सी उदासीन है, या फिर ऑप्शन डी बेसिक है। तो फ्रेंड बात कीजिए मानव जठर में जो प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है वह आपका अम्लीय है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, अम्लीय। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए वह थाइमस कहलाती हैं, ऑप्शन बी वह एस्ट्रोजन कहलाती हैं, ऑप्शन सी वह कार्पस या एपिडिडाइमिस कहलाती हैं, या फिर ऑप्शन डी वह आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाती है। तो फ्रेंड बात कीजिए पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है तो क्या मतलब पैंक्रियाज की कोशिकाएं तो वह क्या होती है अग्नाशय जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं वह क्या कहलाती हैं, वह आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाती हैं, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया कि इंसुलिन की खोज की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप डबल स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए लाइनेक ने की थी, ऑप्शन बी बैंटिंग व वेस्ट ने की थी, ऑप्शन सी जेनर ने की थी, या फिर ऑप्शन डी वाक्समैन ने की थी। तो फ्रेंड बात कीजिए इंसुलिन की खोज, तो इंसुलिन की खोज जो आपकी की थी वह बैंटिंग व वेस्ट ने की थी। तो फ्रेंड आप सबको कमेंट करके बताना है कि जेनर जो ऑप्शन सी में दिया जेनर, इनका पूरा नाम एडवर्ड जेनर था, इन्होंने किस टीके की खोज की थी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया कि इंसुलिन एक प्रकार का है, तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है। ऑप्शन ए हार्मोन है, ऑप्शन बी प्रोटीन है, ऑप्शन सी एंजाइम है, या फिर ऑप्शन डी विटामिन है। तो फ्रेंड बात कीजिए इंसुलिन यह एक प्रकार का हार्मोन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए ग्लूकोजन करता है, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन करता है, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन करता है, या फिर ऑप्शन डी इंसुलिन करता है। तो फ्रेंड बात कीजिए वह हार्मोन जो रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है वह आपका इंसुलिन है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन। और इसका स्राव कहाँ से होता है ये सब आप कमेंट करके बताएंगे कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है। फ्रेंड पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है। ऑप्शन ए अल्फा कोशिकाओं से, ऑप्शन बी बीटा कोशिकाएं से, ऑप्शन सी गामा कोशिकाओं से, या फिर ऑप्शन डी तंत्रिका कोशिकाओं से। तो फ्रेंड बात की जाए वह कोशिकाएं जहाँ से इंसुलिन का रिसाव होता है उसे हम बीटा कोशिकाएं कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा कोशिकाएं। अर्थात बात की जाए किस कोशिकाओं से हमें इंसुलिन का रिसाव मिलता है तो वह हो जाएगा बीटा कोशिकाओं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। अर्थात शरीर का वह कौन सा अंग है जिसके खराब होने जाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी पैंक्रियास, ऑप्शन सी किडनी, या फिर ऑप्शन डी हृदय। तो फ्रेंड बात कीजिए शरीर का वह अंग जो कि पैंक्रियास है इसकी खराबी के कारण ही मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पैंक्रियास। तो चलिए फ्रेंड आज इस टॉपिक के आखिरी प्रश्न को भी कर लेते हैं। आखिरी प्रश्न आपका दिया गया है कि किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न कई बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको भी आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। तो
प्रश्न आपका दिया गया है कि किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है। ऑप्शन ए पेप्सिन के कारण, ऑप्शन बी रेनिन के कारण, ऑप्शन सी एमिलेज के कारण, या फिर ऑप्शन डी यूरोबिलिन के कारण। तो फ्रेंड बात की जाए यूरोबिलिन रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण ही मानव के मल का रंग पीला होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यूरोबिलिन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड आज का यह टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। धन्यवाद।